शाह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड मैट्रिक 2021 का तीसरा पार्ट साइंस का बताने जा रहा हूं, जो 2021 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसे आप बढ़िया से देखिएगा, लास्ट तक देखना है, ठीक है। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन की घंटी को बजाइए, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए इस जगह पे है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या बोल रहा है ऊपर में। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ की छड़ का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जो है नरम छड़ का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो प्रायः यूज़ किया जाता है नरम लोहा का। कौन सा लोहा का? नरम लोहा का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत परिपथ में प्रभावित धारा का मान मापा जाता है। किससे मापा जाता है? विद्युत परिपथ में प्रभावित धारा का मान मापा जाता है। तो धारा का मान जो मापा जाता है वो एमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? एमीटर से मापा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है बिजली घंटी विद्युत के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो बिजली की घंटी जो है विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। बिजली की घंटी जो विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टंगस्टन कितने डिग्री सेल्सियस ताप पे पिघल जाता है। टंगस्टन जो है कितने डिग्री सेल्सियस ताप पे पिघल जाता है। तो टंगस्टन जनरली 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पे पिघल जाता है। टंगस्टन जो है 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पे पिघल जाता है। लेकिन अगर 3500 आंसर ना रहे तो 3000 भी माना जा सकता है। 3000 डिग्री सेल्सियस पे भी कभी कभी टंगस्टन, आजकल के टंगस्टन जो है 3000 डिग्री सेल्सियस पे भी पिघल जाता है। लेकिन जनरली इसका जो आंसर होगा 3500 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। अगर 3500 ना रहे तब आप 3000 लगा सकते हैं। तब देखिए नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा। क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनरली हमारे घरों में जो यूज़ होती है वो प्रत्यावर्ती धारा है, यानी जिसको बोलते हैं अल्टरनेट करेंट। और जितनी भी बैटरी वगैरह होती हैं, सेल जितनी भी होती हैं, चाहे टॉर्च का हो या घड़ी का हो, जितने भी सेल हैं वो डीसी हैं, यानी वो दृश्य धारा हैं। तो यहाँ पर घरों में जो यूज़ होता है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है वो कितनी होती है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति जो है वो 50 हर्ट्ज होती है। HZ का मतलब हर्ट्ज। तो प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। वे सेल के विद्युत वाहक बल, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल के विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करती है। विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करती है। तो याद रखना है उसमें प्रभाव। किस प्रभाव पे काम करती है? उसमें प्रभाव। विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे कार्य करती है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन इसको इसी तरीके से उल्टा करके याद कर बोल सकते हैं कि विद्युत धारा किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो बोलना है क्या? उसमें प्रभाव। नेक्स्ट विद्युत धारा, नीचे देखिए क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो पहले पिछला वीडियो में मैं बताया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बार बार रिपीट किया जा रहा है। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। और विद्युत धारा को जो यूनिट मापा जाता है, जो कि व्यावसायिक यानी बिजनेस के लिए जो यूनिट होता है वो केवी होता है, जिसको बोलते हैं किलोवाट। नेक्स्ट आते हैं, देखिए नीचे डायनमो का क्वेश्चन है। डायनमो में कैसी धारा प्राप्त होती है। तो डायनमो में याद रखना दोनों, डायनमो में प्रत्यावर्ती धारा भी होती है और दृष्ट धारा भी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीबीआई है। याद रखना डायनमो जो होता है गाड़ी के जनरली से गाड़ी में लगा रहता है, 4 व्हीलर 3 व्हीलर, इस समय डायनमो लगता है। वो डायनमो कैसे काम करती है प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में मैं बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि डायनमो प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में कैसे कार्य करती है। देखिए, तो डायनमो में जो बैटरी लगी होती है ना, वो बैटरी से, डायनमो में जो बैटरी लगती है उस बैटरी से डायनमो चालू होता है। और डायनमो जब चालू होता है, डायनमो जैसे घूमना चालू होता है, डायनमो से क्या होता है? करंट पैदा होता है। जो डायनमो से करंट जो पैदा हुआ वो करंट जो है पूरा गाड़ी को संचालित करती है। वो करंट हो गया प्रत्यावर्ती धारा। और बैटरी, देखिए बैटरी से जो करंट लिया डायनमो,
बैटरी से करंट लिया डेनमो, तो बैटरी हो गया दृष्ट धारा, बैटरी जो हो गया वो कौन सा धारा हो गया, दृष्ट धारा हो गया, और डेनमो से जो निकला करंट वो हो गया प्रत्यावर्ती धारा। इसलिए याद रखना है कि डेनमो में जो धारा प्रवाहित होती है वो प्रत्यावर्ती धारा भी और दृष्ट धारा भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ देखिए, डेनमो के जस्ट नीचे यहाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है वो फैराडे ने की। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज जो किसने की, वो फैराडे की। सबसे लास्ट नीचे देखिए क्या, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, शक्ति का एसआई मात्रक पिछला वीडियो में मैं बताया था, शक्ति का एसआई मात्रक वाट, शक्ति का एसआई मात्रक क्या, वाट। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो शक्ति हो या विद्युतीय शक्ति हो तो इसका एसआई मात्रक वाट ही होगा। नेक्स्ट आते हैं पेज में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऊपर में क्या बोल रहा है, लघु पथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लघु पथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर से अगेन, लघु पथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके नीचे क्या बोल रहा है कि विद्युत धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, विद्युत धारा के यंत्र को, यानी धारा को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, धारा को मापने वाले यंत्र को बोलते हैं अमीटर, धारा के मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट देखती है, 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होता है, 1 जूल बराबर जो होता है 0.24 कैलोरी होता है, 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, डायनमो कैसे कार्य करती है, डायनमो कैसे कार्य करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली ये टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछता है। डायनमो जो कार्य करती है, ध्यान देना है मैं जो समझा रहा हूँ, डायनमो जो कार्य करती है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। अभी जस्ट मैं बताया था डायनमो के बारे में, क्योंकि डायनमो जो है बैटरी से करंट प्राप्त करके वो चक्कर लगाती है, चक्कर लगाने के बाद फिर वो करंट पैदा करती है, तो डायनमो हो गया यांत्रिक। और डायनमो जब चालू होता है तो डायनमो से क्या निकलता है, करंट। तो डायनमो से जब करंट निकला तो करंट हो गया वो कौन सा, विद्युत धारा। तो डायनमो हो गया यांत्रिक, तो डायनमो से क्या निकलता है, डायनमो हो गया यांत्रिक, डायनमो से क्या निकलता है, डायनमो से निकलता है विद्युत धारा। तो इसको हम बोल सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए बहुत ही इस साल के 2021 की सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर की, फ्लेमिंग के वाम हस्त, वाम हस्त का मतलब बायां हाथ, वाम हस्त का मतलब बायां हाथ, फ्लेमिंग के वाम हस्त, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी, बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करता है, तो बाएं हाथ का जो तर्जनी होता है वो हमेशा क्षेत्र को, कि क्या बोले, याद रखना क्षेत्र, सिर्फ क्षेत्र याद रखिएगा काफ़ी है। तो इसको पूरा अगर बोला जाए तो चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी जो होता है 3 उंगली को दिखाया जाता है, फ्लेमिंग के बाएं हस्त यानी बाएं हाथ में 3 उंगली को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ, ये जैसे बायां हाथ है और ये बमोठा मुड़ा हुआ है, और एक ये हो गया, ये देखिए इस टाइप से हाथ बनेगा, इसको बोलते हैं तर्जनी। इसको क्या बोलते हैं, टो से तर्जनी, समझ जाना। और ये मौ से मध्यमा, ये हो गया मध्यमा, और ये हो गया अंगूठा, ये क्या हो गया, अंगूठा, देखिए ध्यान से, ये हो गया अंगूठा। तो ये फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में याद रखना है, ये जो तर्जनी है, तर्जनी फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त, फ्लेमिंग के बाम हस्त और फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त दोनों में तर्जनी जो है इंडिकेट होता है बल की दिशा, क्षेत्र की दिशा में, किसके दिशा में, क्षेत्र की दिशा में, याद रखना है तर्जनी। और ये है मध्यमा, इसको बोलते हैं अंगूठा। तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त में अंगूठा जो दिखाता है वो बल को, अंगूठा जो दिखाता है बल को, और तर्जनी जो दिखाता है वो क्षेत्र को, तर्जनी जो दिखाता है किसको, क्षेत्र को। देखिए फिर से अगर मैं बता रहा हूँ, फ्लेमिंग के बाम हस्त में तर्जनी जो दिखाता है वो क्षेत्र को, तर्जनी जो दिखाता है उस क्षेत्र को, और ये देखिए याद रखना है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ, दाएं हाथ को बोलते हैं दक्षिण हस्त और बाएं हाथ को बोलते हैं वाम हस्त,
वाम हस्त, हस्त का मतलब हाथ, वाम मतलब होता है बायां। याद रखना है फ्लेमिंग के वाम हस्त और दक्षिण हस्त दोनों में तर्जनी जो होता है, तर्जनी, तर्जनी जो हमेशा वो क्षेत्र को इंडिकेट करता है, वाम में भी और दक्षिण में भी। देखिए यहाँ पर इधर देखिए मैं यहाँ पर दिया हूँ, देखिए फ्लेमिंग के दक्षिण में भी और फ्लेमिंग के वाम में भी, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त में भी और फ्लेमिंग के वाम हस्त में भी, दोनों में जो है तर्जनी जो इंडिकेट करता है क्षेत्र को, तर्जनी जो इंडिकेट करता है क्षेत्र को। तर्जनी समझ में आ ही गया होगा, ये वाली उंगली जो होती है ना, ये वाली उंगली, ये वाली बम उठाया और मध्यमा के बीच वाली उंगली जो होती है यानी फर्स्ट वाला उंगली, इसी को बोलते हैं हम तर्जनी, इसी को बोलते हैं तर्जनी। तर्जनी जो इंडिकेट करता है वो क्षेत्र को, ठीक है। और फ्लेमिंग के वाम हस्त में भी अंगूठा जो इंडिकेट करता है वो बल को, किसको इंडिकेट करता है, वो बल को, ठीक है। देखते हैं अब आगे। तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त में अंगूठा जो इंडिकेट करता है बल को, ठीक है, विद्युत धारा के चालक लगे बल को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, एक है मैक्सवेल। तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त, तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त में अंगूठा जो इंडिकेट करता है विद्युत धारा की दिशा को, विद्युत धारा की दिशा के, ध्यान से देखना है यहाँ पर, देखिए यहाँ शॉर्ट करती हैं। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त मतलब दाएं हाथ में अंगूठा जो इंडिकेट करता है विद्युत धारा को, इसमें मैक्सवेल के बस एक ही क्वेश्चन है, यही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त में जो बमूठा दिखता है वो विद्युत धारा की दिशा को। नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त में अंगूठा, अंगूठा जो प्रदर्शित करता है वो गति की दिशा को, अंगूठा जो करता है किसको करता है, गति की दिशा को, याद रखना है, अंगूठा जो इंडिकेट करता है वो गति की दिशा को। अब आते हैं नेक्स्ट फ्लेमिंग के, अगेन फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त यानी दाएं हस्त नियम में मध्यमा, जस्ट अभी मैं समझाया, मध्यमा मतलब बीच की उंगली, मध्यमा जो इंडिकेट करता है वो धारा की दिशा को। और बाएं हाथ में भी यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ में भी, फिर से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ हो या फ्लेमिंग के बाएं हाथ हो, उसमें मध्यमा जो इंडिकेट करता है विद्युत धारा की दिशा को इंडिकेट करता है। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम हो या फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम हो, इसमें जो मध्यमा होता है, मध्यमा बीच वाली उंगली, मध्यमा जो होता है बीच वाली उंगली, वो विद्युत धारा को इंडिकेट करता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम हो या वाम हस्त नियम हो, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम हो, दक्षिण मतलब दायां और वाम मतलब बायां, दक्षिण फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम हो या वाम हस्त नियम हो, इसमें जो इंडिकेट करता है वो विद्युत धारा को, विद्युत धारा की दिशा को इंडिकेट करता है। बस याद रखना है दिशा को, किसको, दिशा को इंडिकेट कर रहा है, किसको, दिशा को। इसी में एक क्वेश्चन हम जस्ट इससे पहले बताया था। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ हो यानी वाम, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त हो या दने, उसमें जो तर्जनी इंडिकेट करता है वो क्षेत्र को इंडिकेट करता है। याद रखना किसको इंडिकेट करता है, क्षेत्र को। अब हम नेक्स्ट आते हैं, नीचे देखिए क्या बोल रहा है, किस का प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक कम होता है, किसका प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक कम होता है। तो जाहिर सी बात है, पिछला वीडियो में बताया हूँ, इसको बार बार रिपीट करने का कारण है कि इंपॉर्टेंट है ये। तो हमने इस पिछले में उल्टा बताया था और इसमें फिर इसको हम उल्टा किए, उसी को उल्टा किए। तो फ्लेम किसमें जो है प्रतिरोधकता अधिक होता है और गलनांक कम होता है, तो याद रखना फ्यूज में। तो इससे पिछला वीडियो में बताया था फ्यूज में प्रतिरोधकता और गलनांक क्या होता है। तो फ्यूज में प्रतिरोधकता जो है होता है अधिक होता है और गलनांक कम होता है, लेकिन इसमें मैंने क्या किया, क्वेश्चन को पलट दिया है। तो आपको क्या बोलना है कि किसमें प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक कम होता है, तो फ्यूज में, ठीक है। सबसे नीचे देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का, इस पेज में बोल रहा है फ्यूज सदैव, ठीक है, यहाँ पर फ्यूज सदैव विद्युत लाइव वायर का मतलब होता है जिस तार में करंट हो, जिस तार में करंट हो उसको बोलते हैं लाइव वायर, यानी विद्युतमय तार। विद्युतमय तार में किस क्रम में जोड़ा जाता है, फ्यूज को हमेशा लाइव तार में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान में रखना है कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सब जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं 2021 की दृष्टि से मैं कई लगभग 9 या 10
पार्ट बताऊंगा, इसमें मैं 9 और 10 पार्ट बताऊंगा। साइंस में वो 9 और 10 पार्ट को रट जाना है। इसमें जो है लगभग 80 ऑब्जेक्टिव में 100% आपको 50 से 60 ऑब्जेक्टिव लड़ेगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। विद्युत फ्यूज सदैव, इसमें पूछ सकता है विद्युत फ्यूज जो है किस में जुड़ा होता है, तो विद्युत फ्यूज जो है जुड़ा होता है लाइव तार में। कौन सा तार में? विद्युतमय तार में। किस क्रम में? तो श्रेणी क्रम में। याद रखना, इसमें 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है क्या विद्युत फ्यूज जो होता है किस में जुड़ा होता है, तो विद्युत फ्यूज जो जुड़ा होता है विद्युतमय तार में। विद्युतमय तार मतलब लाइव तार में। याद रखना कौन सा तार में? लाइव तार में। और ये किस क्रम में जुड़ा रहता है, तो याद रखना श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए क्या बोल रहा है, कट गया ऊपर में, तो मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आप समझ जाइएगा। किसका प्रतिरोधकता कम, जस्ट इससे पिछले स्लाइड में देखे थे, किसका प्रतिरोधकता कम और गलनांक अधिक होता है। यहाँ पर कट गया, यहाँ पर गलनांक है, ठीक है। इस जगह पे गलनांक, इस जगह पे क्या है? गलनांक है, ठीक है, गलनांक है, ठीक है, समझ जाना है। किसका प्रतिरोधकता कम और गलनांक अधिक होता है, तो जस्ट मैं इसी को बताया, टंगस्टन का जो होता है ना प्रतिरोधकता कम होता है और गलनांक अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, फ्यूज किसका बना होता है? फ्यूज जो है किसका मिश्रण से बना होता है, तो हमेशा ये पिछला भी वीडियो में बताया हूँ, फ्यूज जो है सीसा और टीन का बना होता है। फ्यूज, ठीक है, फ्यूज जो है सीसा और टीन का बना होता है। नेक्स्ट आते हैं, स्विच लगाए जाते हैं किस तार में, तो याद रखना स्विच जो लगाए जाते हैं वो गर्म तार में लगाए जाते हैं। स्विच जो लगाए जाते हैं गर्म तार में, एक तार अर्थिंग होता है, एक गर्म तार होता है, गर्म तार में लगाए जाते हैं, ताकि अगर सपोज डेट ताकि जलाने में काम दे। आगे देखते हैं, किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत धारा का, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक किलोवाट है, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक किलोवाट पर घंटा है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस उत्तरदायी है वो कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान में रखना, ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करेगा कभी एग्जाम में, तो याद रखना, दिमाग में सेट कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे सपोज डेट ग्लोबल वार्मिंग के लिए कैसे उत्तरदायी होता है मैं बताना चाहता हूँ। जैसे एक रूम में एक आदमी बैठा है तो उसमें एक इन्वायरमेंट नॉर्मल रहेगा। उसी रूम में अगर 10 गो बच्चे को अगर बैठा दें तो और रूम को बंद कर दे तो उस रूम का जो इन्वायरमेंट गर्म हो जाएगा। तो उस रूम का इन्वायरमेंट इसलिए गर्म हो जाएगा क्योंकि जो बच्चे हैं वो 10 बच्चे जो है ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जाहिर सी बात है गर्म गैस है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड सब 10 बच्चे छोड़ेंगे, 10 बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा अधिक हो जाएगा, अधिक होने के कारण रूम क्या होता है? गर्म हो जाएगा। तो इसलिए जनरली ठंडा में भी देखिएगा अगर जहाँ भीड़ भाड़ रहता है ज़्यादा तो वहाँ पर गर्म रहता है, ठंडा कम होता है। तो इसलिए कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी का जो तापमान है, पृथ्वी यानी हमारे इन्वायरमेंट का जो तापमान का बढ़ जाना, हमारे इन्वायरमेंट का तापमान बढ़ जाना ही ग्लोबल वार्मिंग है। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और ग्लोबल वार्मिंग को सही करने के लिए सबसे अच्छा गैस कौन सा? तो समझ जाइए हम लोग जो लेते हैं O2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अच्छा गैस जो है वो O2 है। O2 के द्वारा ही ग्लोबल वार्मिंग कम होगा और CO2 जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। चलिए देखते हैं आगे क्या। आगे बोल रहा है नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जारी जरूरी है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है। तो याद रखना है यूरेनियम जो होता है ना ये नाभिकीय ऊर्जा के लिए बहुत ज़रूरी है। यूरेनियम जो है नाभिकीय ऊर्जा के लिए बहुत ज़रूरी है। याद रखना यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा के लिए क्या जरूरी है? यूरेनियम। और भी एक चीज़ है ज़रूरी, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जैव मात्रा, आप समझिए जैव मात्रा क्या होता है। जैव का मतलब होता है जीवित, पेड़ पौधा, आदमी, जानवर, जितने भी पेड़ पौधा, घास घुसा, पत्ता उत्ता, जितने भी जीवित चीज़ होते हैं उसको जैव बोलते हैं। अब देखेंगे क्या बोल रहा, कौन जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नाभिकीय ऊर्जा। जैव का जो उदाहरण है वो कौन है? नाभिकीय ऊर्जा। आगे देखते हैं, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। क्या है? वास्तविक स्रोत है। तो यहाँ देखिए क्या है,
कोयला जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, और प्राकृतिक गैस क्या है, ये भी जीवाश्म ईंधन है। तो हम समझते हैं जीवाश्म ईंधन क्या है। तो जीवाश्म का मतलब हो गया जो कि हमको ज़मीन के अंदर से जो प्राप्त होता हो। किससे प्राप्त हो, ज़मीन के अंदर से प्राप्त होता हो। और ये इसमें एक बात आ रही है कि प्राकृतिक गैसें हमें कैसे प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस भी हमको जनरली ज़मीन के अंदर से प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या है। जस्ट अभी मैं बोला जीव द्रव्यमान ऊर्जा का उदाहरण है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा का उदाहरण है। तो जीव द्रव्यमान ऊर्जा का उदाहरण जो है वही बताएं जो पृथ्वी के अंदर से पाया जाता है, पेट्रोलियम, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला, ये सब जीव द्रव्यमान का क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बायोगैस के बारे में देख लेते हैं। बायोगैस ईंधन का स्रोत है। बायोगैस का दूसरा नाम गोबर गैस भी है, याद रखना। बायोगैस कहाँ से प्राप्त होता है ये समझना है। बायोगैस ईंधन का स्रोत है, तो बायोगैस का दूसरा नाम है गोबर गैस। तो ये बायोगैस जो प्राप्त होता है हमको लकड़ी से मिलता है, गोबर गैस, कोयला हो गया, ये सब बायोगैस का एक उदाहरण है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, बायोगैस यानी कि लकड़ी हो गया। बायोगैस में जैसे सपोज कोई भी जानवर भी अगर मर जाता है उसको ज़मीन के नीचे अगर गाड़ देते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो बायोगैस का निर्माण करता है। लकड़ी हो गया, जैसे पेड़ पौधों को काट करके ज़मीन के अंदर गाड़ दिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, उसमें भी बायोगैस का उत्पन्न होता है। तो बायोगैस का मतलब ये हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, बोल रहा है गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा का क्या उदाहरण। तो हम समझते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है क्या। एक होता है परंपरागत स्रोत ऊर्जा, एक होता है गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा। तो सबसे पहले हम जानते हैं गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा। तो गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा वो ऊर्जा है जो कि यूज़ करने के बाद फिर अपने आप को रिकवरी कर ले, यानी रीजनरेट हो जाए। यानी ऐसी ऊर्जा जो यूज़ करने के बाद फिर पुनः रीजनरेट हो जाए, उसी को बोलते हैं हम गैर परंपरागत ऊर्जा। तो गैर परंपरागत में जैसे नंबर 1 पे सौर ऊर्जा आएगा। कौन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, यहाँ देखिए दिया हुआ, यहाँ देखिए सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सूरज कभी ख़त्म होने वाला नहीं, जब तक धरती रहेगा तब तक सूरज है। तो सूरज कभी ख़त्म नहीं होगा। सूरज से हमको जो भी ऊर्जा मिलता है वो गैर परंपरागत है, क्योंकि ये फिर से जनरेट हो जाता है। पवन ऊर्जा, हवा से जो हमको ऊर्जा करंट प्राप्त होता है वो भी हमारा कौन सा ऊर्जा हो गया, गैर परंपरागत हो गया। तीसरा है जल ऊर्जा। जल भी कभी ख़त्म नहीं होगा, जो पृथ्वी है तो जल से जो प्राप्त होता है वो भी गैर परंपरागत ऊर्जा हो गया। क्यों, क्योंकि जल से हमको करंट मिलता है, जल जब तक रहेगा तब तक करंट हमको मिलते रहेगा। पवन ऊर्जा से भी हमको ऊर्जा मिलता है और सौर से भी मिलता है, यानी ऐसा चीज़ जो कभी ख़त्म ना हो उसी को हम बोलते हैं गैर परंपरागत। और हम नीचे देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, बायोगैस। तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो याद रखना बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। हमने अभी जस्ट बोला कि बायोगैस किसको बोलते हैं, बायोगैस गोबर गैस को बोलते हैं। तो बायोगैस का मुख्य घटक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। तो मीथेन किसका घटक है, तो बायोगैस का। बायोगैस किसका घटक है, तो मीथेन का। मीथेन किसका घटक है, तो बायोगैस का, यह ध्यान रखना। नीचे में बोल रहा है कि एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है। तो लिक्विड यानी एलपीजी गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक जो है वो नीचे देखिए प्रोपेन और ब्यूटेन है। तो हमेशा याद रखना नंबर 1 पे ब्यूटेन। अगर एग्जाम में पूछे तो याद रखना है ब्यूटेन मारना है। क्या मारना है, ब्यूटेन। क्या मारना है, ब्यूटेन। ये घरों में जो यूज़ किया जाता है, कहाँ, घरों में उपयोग किए जाने वाले सिलेंडर ये जो हम लोग जो यूज़ करते हैं, सिलेंडर में जो गैस होता है वो एलपीजी गैस होता है। और एलपीजी गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन है। तो ब्यूटेन याद रखना है और प्रोपेन भी होगा। और एक चीज़ समझना है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखना क्या बोल रहा है, एलपीजी गैस में तो अपना गंध नहीं होता। एलपीजी गैस में अपना गंध नहीं होगा। अगर छोड़ दिया जाए एलपीजी गैस ओरिजिनल अगर रहो, अगर उसको छोड़ दिया जाए उसमें कुछ गंध नहीं होता है, लेकिन उसमें गंध डाला जाता है। अगर गंध नहीं डाला जाएगा तो हमेशा हादसा होगा। तो एलपीजी गैस जब लीक होता है तो उसमें एक गैस डाला जाता है जो कि लीक होता है और बहुत ज़्यादा गंध करता है, उसको बोलते हैं मरकिप्टोन। तो एलपीजी गैस में कौन सा है इसको डाला जाता है, तो याद रखना मरकिप्टोन को डाला जाता है। किसको डाला जाता है, मरकिप्टोन को। अब हम नीचे देखते हैं सीएनजी गैस का मुख्य घटक। सीएनजी गैस का मुख्य घटक मीथेन है। सीएनजी गैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। टिहरी बांध, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, तिहरी बांध नदी परियोजना किस नदी में, तो तिहरी नदी परियोजना जो है वो गंगा नदी में है। कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ है, गंगा नदी। तिहरी बांध कहाँ है, गंगा नदी के किनारे, उत्तराखंड में। नेक्स्ट, सरदार सरोवर
परियोजना कहाँ स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी कहाँ है? गुजरात में। गुजरात और मध्य प्रदेश, लेकिन जनरली गुजरात याद रखना है। आगे है सौर सेल में कौन सी धातु सौर सेल में कौन सा धातु का यूज होता है? तो याद रखना सौर सेल में प्रायः जो यूज होता है वो सिलिकॉन का यूज होता है, जो कि अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। दाब का एसआई मात्रक क्या? दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। दाब का एसआई मात्रक क्या? पास्कल। कुछ नवीकरणीय स्रोत का नाम बताएं। तो पवन ऊर्जा है, जस्ट बताएं। गैर परंपरागत स्रोत को ही नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। गैर परंपरागत स्रोत को ही हम बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा में देख लीजिए पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा जस्ट हम बता चुके हैं। और कुछ और नवीकरणीय ऊर्जा में आएगा एलपीजी गैस, पेट्रोलियम, कोयला और बायोगैस। ये जो है सभी और नवीकरणीय गैस स्रोत है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट जो है आपको चौथा पार्ट कल मिल जाएगा।